हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। आप सभी ने देखा कि सहायक शिक्षक का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है अंक विभाजन के साथ। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार सिलेबस की बात करें तो हिंदी आपके रखा गया है 15 नंबर में, अंग्रेजी आपका रखा गया है 10 नंबर में, गणित रखा गया है 15 नंबर में, परिवहन रखा गया है 10 नंबर में। ये भाग अ के अंतर्गत रखा गया है। भाग ब में रखा गया है बाल विकास को 15 नंबर में। भाग स में सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग को रखा गया है 15 नंबर में। कंप्यूटर 5 नंबर में, सामान्य ज्ञान 15 नंबर, टोटल 100 अंकों में विभाजित किया गया। देखिए, सिलेबस वही है जो पुराना था, केवल जो मानसिक योग्यता वाला पोर्शन है 15 नंबर के, ये न्यू एड हुआ है। ठीक है, तो इसको साथ साथ आप लोग व्यापम के कोई भी बुक होगा तो व्यापम का जो सिलेबस था उसके अंतर्गत आप इसको तैयार करते रहिएगा, मानसिक योग्यता को। ठीक है, इस पे अभी हम लोग बात करेंगे किस पैटर्न पे अभी चल रहा है करके। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज की हमारी ये क्लास हो रही है, आप लोग ने थंबनेल देखा होगा। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी पे हम लोग बात करेंगे। अंग्रेजी की जो 10 नंबर की तैयारी है इस पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। देखिएगा, भले ये नंबर कम कम का है लेकिन आपको एक भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है या उस पर कम ध्यान नहीं देना है कि नंबर कम है, 10 नंबर का है तो हम तैयारी इसको थोड़ा कम करेंगे, बाकी को ज़्यादा करें फोकस। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पिछले सालों के जो रिजल्ट है सिलेक्शन लिस्ट उस पर एनालिसिस आप लोग ने किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। 0.1.25 0.25 पॉइंट में सिलेक्शन होता है। पॉइंट पॉइंट में इतने सारे लोग रहते हैं कि आपका सिलेक्शन पॉइंट से चूक जाता है। ठीक है, तो हर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक सब्जेक्ट का, तो हमको हर सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज दे के तैयार करना है, चाहे वो 10 नंबर में आए चाहे 15 नंबर में। ठीक है, तो चलिएगा एक बार हम लोग स्टार्ट करें, अंग्रेजी से स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। 9 PM पे पूरी कोशिश रहेगी डेली प्रतिदिन क्लास हो। और जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं अभी तक हमारे व्हाट्सअप बैच से नहीं जुड़े तो नंबर नोट कर लीजिए एक बार, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61। मैं बार बार बोलता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज बोल रहा हूँ, आप प्रतिदिन पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी, इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस की आपकी तैयारी अधूरी है। थ्योरी कितना भी पढ़े, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे नए पैटर्न के अनुसार, आपकी तैयारी अधूरी है। और साथ साथ तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रैक्टिस बैच से जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। हम लोग सीधे एक बार सिलेबस पे चलते हैं, अंग्रेजी का जो स्टार्ट करें 10 नंबर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम पहुंच गए हैं, सहायक शिक्षक भर्ती अंग्रेजी। ये ध्यान रखेंगे आपके सीजी टेट के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सीजी टेट की तैयारी करें या सी टेट की तैयारी करें, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन है जो आपके सीन अनसीन पैसेज के अंतर्गत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको अच्छे से किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। इसको मेन फोकस करते हैं जो हमारा आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग किन किन टॉपिक पे बात करेंगे तो हमको तैयार करना है लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस, function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbal in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorder, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिएगा, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरा आपका सिलेबस आपके कॉपी में फ्रंट पेज पे होना चाहिए इंग्लिश का। उसके एक एक पॉइंट को मैं पूरा हिंदी में समझा के पढ़ाऊंगा। अभी तो आप इंग्लिश पेडागोजी की आप लोग क्लासेस देखते होंगे, उसमें बाई लैंग्वेज चलता है, अब इंग्लिश में मेन पढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। आपके पास जो बुक होगा मार्केट में, जो बुक आप लिए होंगे उसमें आप देखिएगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका जो पोर्शन होगा वो इंग्लिश में ज़्यादा रहता है तो आपको समझने में दिक्कत होता है आसानी से। तो इन सारी चीज़ों को मैं पूरे हिंदी में लेके चलूँगा, बहुत अच्छे से हम लोग भाषा हिंदी के साथ पढ़ेंगे ताकि आप जो टेक्निकल वर्ड रहेंगे उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट को पूरे हिंदी में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक हो गया,
ठीक है। ये सारे जितने भी रिमेडियल, टीचिंग, इंडिविजुअल, पूरा ऑल सिलेबस को मैं अभी हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से। ठीक है, तो सीधे अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग की पहली क्लास होगी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेन हेडिंग है, पहले मेन हेडिंग को समझते हैं, मेन हेडिंग को पढ़ते हैं, क्यों ये लिखा गया है सिलेबस में, क्यों डाला गया है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें हम लोग लेके चलेंगे। फिर एक एक करके इन पॉइंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलेगा, सीधे क्लास पे हम लोग जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम अपने पीपीटी पे ध्यान रखेंगे। मैं आपको शुरू में बोल देता हूँ, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्लास को समझाने के में उसमें थोड़ा फ्लो में बह जाता है, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा। आप पूरा मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसको मैं इस नोट्स के फॉर्मेट में आपके सामने उपलब्ध कराया हूँ। आप इसको पढ़ते पढ़ते या बाद में एक बार फिर से क्लास ऑन करके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर फोकस मत कीजिएगा, समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, चलेगा। इंग्लिश पे आ जाइए, मैं नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लास लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन आपके बनेंगे, इतने मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो मेन लैंग्वेज का डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है, ठीक है, उसके शिक्षण शास्त्र पे हम लोग बात करेंगे, जो लैंग्वेज का विकास का। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बात करेंगे। कौन कौन से सिद्धांत है भाषा को आप पढ़ाते हैं, देखेंगे जाएगा कि क्लास 3 से ही स्टार्ट हो जाता है। हिंदी की बुक्स है तो क्लास 3 से ही हम लोग भाषा पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो मातृभाषा क्लास 1 से ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेन हम लोग देखेंगे तो क्लास 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भाषा शिक्षण है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो क्लास 6 से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देखेंगे। मैं हिंदी की बात करें तो भाषा शिक्षण क्लास 3 से, इंग्लिश आपकी 6 क्लास से स्टार्ट हो रहा है अभी मेन लैंग्वेज का देखेंगे तो। ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए किन किन सिद्धांतों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन। देखिए, जो मातृभाषा होता है, मदर टंग जिसको बोला जाता है, उसको सीखना अपेक्षाकृत आसान होता है। आप सभी को पता है कि बच्चे जैसे घर में रहते हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने माता पिता परिजनों के से जो भी चीज़ें वो सुनते हैं उसको वो दोहराना स्टार्ट कर देते हैं या उसको जल्दी सीखते हैं। कोई मातृभाषा सीखने के लिए स्कूल नहीं आता, वो पहले से स्कूल आने से पहले वो सीख जा रहे थे। आप सभी देखते हैं कि बच्चा 3 महीने 6 महीने का होता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने से ही सीखता है। तो मातृभाषा को सीखना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि उसे सीखने के लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध होता है। घर में वो इन्वायरमेंट मौजूद होता है जिसमें बच्चा स्वयं ही अपनी मातृभाषा को सीख सकता है। इसके विपरीत अब हमें क्या करना है, द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है या सिखाना है, तो ये अपेक्षाकृत कठिन कार्य माना जाता है। ठीक है, मदर टंग मातृभाषा को सिखाना आसान होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हमको सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना है, मतलब इंग्लिश को सिखाना है, अभी हम लोग अंग्रेजी की बात कर रहे हैं इसलिए सेकेंड लैंग्वेज हम लोग अंग्रेजी को ले रहे हैं, तो अगर अंग्रेजी आप सिखाना चाहें तो थोड़ा सा कठिन कार्य माना जाता है। विशेषकर अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, ताकि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल पाए, बच्चा भाषा पे कमांड ले पाए। ठीक है, अतः एक अंग्रेजी शिक्षक को द्वितीय भाषा के शिक्षण में निम्नलिखित सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा। पहले दिन से, पहले क्लास से, पहले मिनट से आखिरी क्लास तक, आखिरी मिनट तक आप क्लास देखेंगे और नोट्स जरूर बनाइएगा। पहले अगर नोट्स बना चुके तो रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा रोज का रोज। ठीक है, चलिए। तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का सिद्धांत। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, नाम याद रखेंगे, समझेंगे हिंदी में, लिखेंगे इसको इंग्लिश में, ताकि क्वेश्चन में आपको जब ये वर्ड दिखाई देगा तो आप उसका हिंदी अर्थ जानते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप सही आंसर ले लेंगे। ठीक है, पूरा विश्वास कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, पहला सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब दोहराव। ठीक है, अर्थ क्या है इसका, ऐसे शब्दों का चयन किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में बार बार होता है। आप क्लास में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए, भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनको जो चीज़ सिखा रहे हैं उसमें उन शब्दों का बार बार प्रयोग कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि उस शब्द को वो घर में जाकर भी उपयोग करे, स्कूल में भी उपयोग करें, अपने आसपास खेलते समय भी उपयोग करें। तो ऐसे शब्दों को बार बार उपयोग में लीजिए जिसका बच्चा बार बार प्रयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका
उपयोग करे, तब जाके आपका आसानी से वो बच्चा उन सभी चीज़ों को याद कर लेगा और उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर पाएगा। ठीक है, बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विद्यार्थी आसानी से याद कर लेते हैं तथा उनका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग कर पाते हैं। जैसे बुक हो गया, हाउस, चेयर, टेबल, बस, ऐसे शब्दों का आप किसी भी उदाहरण में प्रयोग कीजिए, उनका अर्थ बताइए ताकि बच्चा उसको घर में जाके बार बार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। तो पहला नियम है आवृत्ति का सिद्धांत। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग कीजिए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी लाइए जो बार बार बच्चे के जीवन में उपयोग हो। ठीक, तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, नाम याद रखना और अर्थ समझते जाइए, लास्ट में क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में उन चीज़ों को रखा जाता है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम ओरिएंटेड। भाषा शिक्षा में सबसे पहले उन्हीं शब्दों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनका प्रयोग अधिक होता है। ठीक, चलिए आगे। इससे भाषा सीखने की प्रक्रिया सरल व प्रभावी हो जाती है। पहला हम लोग ने देख लिया फ्रीक्वेंसी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेंज, व्यापकता का सिद्धांत। समझ रहे हैं क्या होता है रेंज? मतलब आप जो शब्द प्रयोग करें उसका रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ विशेष अर्थ ही हो, बल्कि ऐसे प्रयोग कीजिए जो हर परिस्थिति में उसका प्रयोग हो। ठीक है, अर्थ हो। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेंज क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रेंज व्यापकता का सिद्धांत। प्रत्येक शब्द की अपनी एक अलग पहुंच या रेंज होती है। कुछ शब्दों का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में होता है जबकि कुछ शब्द अनेक संदर्भों में प्रयोग होते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ रेंज में क्या ध्यान रखना है शिक्षक के लिए? मतलब आप जो तैयारी करें आपको ध्यान रखना है ताकि आप स्कूल में इन सभी चीज़ों को उपयोग कर पाए। शिक्षक को ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिनकी उपयोगिता और पहुंच अधिक हो। अधिक रेंज वाले शब्दों के माध्यम से विद्यार्थी कम समय में अधिक भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हाई रेंज वर्ड को प्राथमिकता देना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में याद रखना, हाई रेंज वर्ड को प्राथमिकता देना है। जैसे कि ऐसे शब्द जिसका विस्तृत अर्थ हो, बच्चा उसके बारे में सोच पाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो प्रयोग हो, फ्रीक्वेंसी भी हो और डाइवर्सिटी भी हो, उसका अर्थ विस्तृत हो। ठीक है, विशेष परिस्थिति वाले शब्दों का कम प्रयोग करें। मतलब वही है, कुल मिला के दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ फ्रीक्वेंसी और रेंज। ठीक, आप बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो बार बार प्रयोग हो, और जो ज़्यादा बार प्रयोग होता है, ज़्यादा बार प्रयोग तब होगा जब उसका रेंज अधिक होगा। ठीक है, इस टाइप से दोनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी उपलब्धता का सिद्धांत बोला जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? यह सिद्धांत दो बातों पर बल देता है। देखिए, उपलब्धता, एबिलिटी क्या बोल रहा है? वस्तु की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। शब्द पढ़ाने के लिए ऐसे वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो। मतलब समझ रहे हो? आप किसी का भी उदाहरण, जैसे आप उदाहरण देंगे ताजमहल ऐसा होता है, ताजमहल वैसा होता है, तो बच्चे के सामने तो है ही नहीं ताजमहल, तो क्या समझ पाएगा? क्या ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा? लेकिन आप जो बच्चे के आसपास है, मंदिर हो गया, आसपास कोई हॉस्पिटल, उस पर्टिकुलर परिस्थिति के आसपास बच्चे के दैनिक जीवन को उपयोग में ले लीजिए। घर को उदाहरण दीजिए। जो बच्चा आँख से देखता है, अपने जो बोला जाता है अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है, वो ऐसे शब्दों का आप उदाहरण दीजिए, ऐसे वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जो बच्चे के प्रत्यक्ष सामने हो या बच्चा बार बार उससे प्रत्यक्ष रूबरू होता है। ठीक है, शब्द पढ़ाने के लिए ऐसे वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो। यदि शिक्षक वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करता है तो विद्यार्थियों के लिए शब्दों का अर्थ समझना आसान हो जाता है। इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट का उदाहरण दीजिए। अगर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास उपलब्ध है या करवा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए अवेलेबल कराइए सामने बच्चे के सामने, ताकि उसको उदाहरण उनके प्रत्यक्ष सामने देख के वो समझ सके, तो बहुत अच्छे से बच्चा उस चीज़ को समझ पाता है। तो अभी हम लोग तीसरा सिद्धांत पे हम लोग बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पेंसिल हो गया, पेन हो गया, शार्पनर हो गया, रोलर हो गया, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने रहती है, टेबल पे रहते हैं, बैग में रहते हैं, कंपास में रहता है। तो इन चीज़ों को हम लोग लेके अगर उदाहरण दे रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीखता है। तो हमको इस पर फोकस करना है कि उन चीज़ों को उदाहरण के रूप में बच्चों को प्रस्तुत करना है जो उनके सामने या प्रत्यक्ष रूप से बच्चा रूबरू हो पाए। ठीक है, दूसरा देखेंगे बैग, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें उसी में के। दूसरा देखेंगे उपयोगिता और उपलब्धता। देखिए, उपलब्धता तो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक,
कि ऐसे शब्दों वस्तुओं का प्रयोग करें जो बच्चों के लिए उपलब्ध हो। दूसरा उपयोगिता, ठीक है, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिनकी वस्तुएं विद्यार्थियों के घर समाज में सामान्यतः उपलब्ध होते हैं, जिसका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऐसे शब्दों को प्रयोग कीजिए ताकि बच्चा उन शब्दों का प्रयोग भी कर पाए, घर में जाए तो देख भी पाए, बोल भी पाए। दिस इज ए टेलीविजन, ये टेलीविजन है। पूरा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा लेकिन ये बोलेगा कि मैडम ने पढ़ा है कि ये टेलीविजन है, इसको टीवी को टेलीविजन बोलते हैं। इतना भी आप उनको सिखा रहे हैं डेली थोड़ा थोड़ा करके, तो आपकी जो भाषा लैंग्वेज है उसका बहुत अच्छा बच्चे पर एफर्ट होगा। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे जैसे एलसीडी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, सोफा, बेड, बाउल, प्लेट। तो ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से रूबरू प्रतिदिन होता है। ठीक है, तो ऐसे उपयोगिता और उपलब्धता वाले शब्दों का हमको प्रयोग करना है। ये सारे सिद्धांत हैं। इन सभी सिद्धांत को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लिए और इन सिद्धांतों के अनुसार अपने कक्षा में शिक्षण कराया, पढ़ाया किसी भाषा को सिखाने के लिए, तो बच्चा कमांड जरूर हासिल कर लेगा। ठीक है, इसीलिए आपके सिलेबस में शिक्षक भर्ती में भी इसको रखा गया, भले 10 नंबर में रखा गया है लेकिन इसको रखा गया ताकि आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ के पेपर दिला के चयन होकर जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। अगर आप अच्छे से मेरे से जैसे समझ के पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में बैठ जा रहा होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्लास को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, क्लास अपलोडेड रहेंगे, हटेगा नहीं क्लास, तो आराम से नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो हम लोग पढ़े थे उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उपलब्ध वस्तुओं से संबंधित शब्दों को पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल और प्रभावी होता है। इससे विद्यार्थियों में स्थायी अधिगम विकसित होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्थायी अधिगम विकसित करने के लिए कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है? देखिए मैं आपको बोला था ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी। आप बुक उठा के देखिएगा, इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश में दिया रहता है, बहुत टफ लगता है। वो सबसे सरल कौन सा पोर्शन है सहायक शिक्षक सिलेबस का? यही इंग्लिश पेडागोजी है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इतना अच्छे से हम लोग पढ़े। तो मैं आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन को भी बताते चलूँगा ताकि पेपर में आपको जब क्वेश्चन दिखे तो आपको याद रही ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन बनाइए, इसीलिए प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। प्रैक्टिस बैच में जरूर जुड़िएगा। जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े आज ही जुड़ जाइएगा, मैसेज करके प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, विद्यार्थियों में स्थायी अधिगम विकसित करने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग होता है? प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कवरिंग कैपेसिटी, व्यापक संकेत क्षमता का सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलता है? व्यापक संकेत क्षमता का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ कवरिंग कैपेसिटी। अब देखिए इसको समझते हैं, क्या कवर करेंगे, क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, इसको समझते हैं। शिक्षक को ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिनकी कवरिंग कैपेसिटी अधिक हो, मतलब ज़्यादा चीज़ों को वो कवर करे। कवरिंग कैपेसिटी का तात्पर्य है एक शब्द जितने अन्य शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उदाहरण करके समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग ने बोला, बच्चों को सिखाया वेजिटेबल्स। अब बच्चा सीख गया वेजिटेबल्स मतलब फल होते हैं, ठीक है, सब्जियां होती है, सॉरी फल बोला, वेजिटेबल्स मतलब क्या होते हैं? सब्जियां होती हैं। तो अब बच्चा जान डालेगा ये सब्जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे उनको समझाओ टोमेटो, कैरोट, ठीक है, पीनट्स, पियर, पटेटो, कैबेज, पम्पकिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग ने एक शब्द सीखा है वेजिटेबल्स, इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिसके विस्तृत अर्थ हो, जिसके अंदर बहुत सारे शब्द समाहित हो। ठीक है, कवरिंग कैपेसिटी बोला जा रहा है क्योंकि वेजिटेबल के अंतर्गत बहुत सारी सब्जियां आती है, वो एक ही शब्द में समाहित हो गया। तो कवरिंग कैपेसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अभी बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। जब क्वेश्चन इसके आपके टॉपिक डलेंगे आपके बैच में, प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक व्यापक शब्द के माध्यम से अनेक शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है। ठीक है, इससे समय की बचत होती है और भाषा ज्ञान का विस्तार हो। जैसे फ्रूट्स बोले फल, अब उसके अंदर बहुत सारे फल आते हैं, मैंगो आते हैं, ठीक है, आपके ऑरेंज आते हैं, बनाना आते हैं। तो ऐसे सीखेंगे बच्चे। तो ऐसे शब्दों को भी आपको पढ़ाना है जिससे बहुत सारे शब्द कवर हो। ठीक, तो ये हम लोग ने 4 सिद्धांत देखिए। 5वां सिद्धांत हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, शिक्षणीयता का सिद्धांत। कैसे पढ़ाना चाहिए उस पर बात करेंगे, विधियों पे बात करेंगे। ठीक है, टीचेबिलिटी, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिन्हें विभिन्न शिक्षण सामग्रियों एवं विधियों की सहायता से आसानी से पढ़ाया जा सके। जैसे हर्ट,
हर में झोपड़ी, हाउस, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हमको चुनना चाहिए जिसको हम लोग बहुत सारे जो शिक्षण सामग्री विधियों उनसे हम पढ़ा सकें, ठीक है। और ये साधन क्या क्या हो सकते हैं, किन किन साधनों का हमको प्रयोग करना चाहिए अपने टीचिंग में, तो ये देखिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, पिक्चर्स का प्रयोग करना चाहिए, मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, कार्ड का प्रयोग करना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन दे के पढ़ाना चाहिए, मतलब वही प्रयोग कराते हैं जो प्रयोगशाला में, डेमोस्ट्रेशन दिखा के सामने प्रस्तुत करके पढ़ाना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन डेमो दे के पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं शिक्षण के साधन के अंतर्गत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। मैं बोला था थ्योरी के साथ साथ सारी चीज़ों को हाईलाइट करते चलूँगा कि आपको भी ऐसे निकालना है क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, शिक्षण के साधन के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है या किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण के साधन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। 5 अभी हम लोग ने सिद्धांत देख लिए। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे इस सिद्धांत के। यदि किसी शब्द को चित्र, मॉडल, अभिनय, ठीक है, पिक्चर, मॉडल, ठीक है, और अभिनय के माध्यम से समझाया जा सकता है तो उसका शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। शिक्षक को सदैव टीचेबिलिटी को ध्यान में रखकर शिक्षा सामग्री का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 सिद्धांत। अगला देखते हैं, लगभग 10 सिद्धांत है। अगला देखते हैं 6वां सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी, अधिगम क्षमता का सिद्धांत। लर्न करने की एबिलिटी बोल रहे हैं, सीखने की क्षमता, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए आप केवल अर्थ समझेंगे, आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे बना लीजिएगा ठीक, सिद्धांत करके, और कितने सिद्धांत है उसको नाम लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और शॉर्टकट में अर्थ लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पूरा नोट्स बनाइए, जैसा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको हूबहू आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप केवल 1 घंटे 2 घंटे में भी आपको इंग्लिश पेडागॉजी को रिवीजन करना हो 10 नंबर के ध्यान में रखते हुए, तो आप 1 से 2 घंटे में पूरा सिलेबस आप एक बार पढ़ लें पलटा के। क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में चला गया, ये आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, तो आपको समझने में पलटने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए 6वां सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्न एबिलिटी, लर्न सीखने की जो क्षमता, अधिगम क्षमता का सिद्धांत। अर्थ क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर एवं सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। मैं आपको बोला था ना, सीखने की जो क्षमता की बात करें तो हमको हर बच्चा, आप जानते हैं क्लास में आप जाते होंगे या आप डीएड बीएड किए होंगे तो पढ़ाने तो गए होंगे, श्योर है, जिन लोग ईमानदारी से किए होंगे डीएड बीएड, तो आप जो शिक्षण प्रैक्टिस के लिए गए रहे होंगे तो देखे होंगे कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, उनका स्तर, सीखने के स्तर, बोलने के स्तर, समझने के स्तर, सब में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आपको हर बच्चा को फोकस करना है, प्राथमिक लेवल पे एक एक बच्चा को पकड़ना रहता है, एक एक बच्चा को समझना रहता है। इसीलिए आपको पूरे सिलेबस में मानसिक योग्यता भी डाला गया है, ताकि आप निर्णय ले सके, तर्क कर सके, और साथ में जो बच्चों की बाल विकास को समझने के लिए, उनके आयु के अनुसार उनको समझ के स्तर को समझने के लिए बाल विकास आपको सिलेबस में रखा गया है। तो आपको हर बच्चे के मानसिक स्तर, मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी विधि का प्रयोग करने के लिए, किसी भी उदाहरण को प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लर्न एबिलिटी, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर एवं सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। क्या विवरण है, कुछ विषय वस्तु उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सरल होती है, तो वही विषय वस्तु जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कठिन हो सकती है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कौन से क्लास है, तो उस लेवल के हमको शब्दों का चयन करना चाहिए, टीचिंग जो मटेरियल है उसका उपयोग करना चाहिए, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वहीं विषय वस्तु निम्न कक्षाओं के लिए कठिन हो सकती है, इसीलिए शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आएगा लर्न एबिलिटी के सिद्धांत क्या है, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, शिक्षण सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों की आयु और बौद्धिक स्तर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। मैं आपको पहले ही समझाया, आपको बच्चे का जो एज है उसको ध्यान में रख के चलना है, और उसका जो बौद्धिक स्तर, आईक्यू लेवल जिसको बोला जाता है, बाल विकास में सीखेंगे किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं, तो आप बच्चे के जो आईक्यू लेवल है उसको ध्यान में रख के शिक्षा सामग्री का चयन कीजिए और पढ़ाइए, तब जाके उनको रिजल्ट मिल पाएगा।
यह सिद्धांत चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रोत्साहित करते हैं, जो छात्र केंद्रित शिक्षा जिसको बोला जाता है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, इसको प्रोत्साहित करता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बनेगा इस सिद्धांत के अनुसार, निम्न में से किस सिद्धांत में चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, या किस सिद्धांत के द्वारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ लर्नएबिलिटी। ठीक है, तो मैं आपको बोला था कि हर में मैं क्वेश्चन बताते चलूँगा, ताकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अगले पूरे क्लासेस में। ध्यान रखेंगे जितने भी अभी क्लास होंगे आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्नएबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आगे और देखते जाएंगे। ठीक है, देखेंगे। तो ये 6 सिद्धांत, मैं आपको 10 लगभग बोल रहा था, 6 सिद्धांत है। तो ये 6 सिद्धांत के बाद रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग। बहुत यूजफुल है ये 6 सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद और अन्य सिद्धांत को भी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये 6 को एकदम कंठस्थ बना लीजिए। यूजफुल टीचिंग मटेरियल सेक्शन के 6 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो बार बार बच्चे के जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग हो। आवृत्ति, उसका उपयोग ज़्यादा हो, बार बार उसको उपयोग कर पाए। डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, उसके रेंज ज़्यादा हो, व्यापकता ज़्यादा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। एबिलिटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, बच्चा उसको देख पाए, समझ पाए। आप जो भी पढ़ा रहे हैं तो रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग कीजिए। ठीक, उदाहरण दे रहे तो ऐसे उदाहरण दीजिए जो बच्चे के लिए आसानी से सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हो पाए। कवरिंग कैपेसिटी, ऐसे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए जिसके अंदर बहुत सारे शब्द आ जाए, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, तो इसके अंदर के बहुत सारे नए शब्दों को बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। फिर अगला है टीचेबिलिटी, जो पढ़ा रहे हैं अधिगम क्षमता, बच्चों की क्षमता, आयु और उसका IQ दोनों के ध्यान में रख के आप शिक्षण कराइए। चौथा लर्नएबिलिटी, अधिगम की क्षमता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टीचेबिलिटी और लर्नएबिलिटी, ये दोनों को अच्छे समझ लीजिएगा। एक बार ऊपर देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 सिद्धांत पढ़ लिए। आगे कुछ और सिद्धांत है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हमको क्लास करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्लास करना पड़ेगा, ताकि पूरे सिलेबस को भी हम लोग 70 दिनों का टारगेट मान के चले। 70 दिन हमारे पास है, तो 70 दिन में लगभग पूरे सिलेबस को हमको कवर करना है। ठीक है, और पुराने क्लासेस भी बहुत सारे अपलोड हैं, चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लेटेस्ट क्लासेस को पहले देखिए, फिर पुराने, अगर समय है आपके पास, पुराने क्लासेस को भी देखते जाइएगा। चलिए, अगला हमारा जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, क्रमबद्धता जिसको बोला जाता है। ग्रेड में आप लोग ने सुना होगा कि स्कूल में आप प्रतिशत परसेंट नहीं चलता है, ग्रेड ज़्यादा चलता है। A ग्रेड, B ग्रेड, A+, B+, ठीक है, C। तो ग्रेड के सिद्धांत क्या है? ग्रेडेशन का अर्थ है विषय वस्तु को सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात के क्रम में प्रस्तुत करना। सरल से कठिन की ओर ले जाइए। बच्चों किसी भी अवधारणा को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे हैं, पहले सरल से समझाना स्टार्ट कीजिए, सरल से कठिन की ओर ले जाइए। और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात, मतलब आप ऐसे रियल ऑब्जेक्ट को उदाहरण दीजिए जो बच्चा देख के पहले समझे, फिर उसके बाद मूर्त रूप से, जैसे ताजमहल ऐसे ही होता है, ऐसे के उदाहरण दीजिए ताकि जो अमूर्त चीज़ें हैं उसको भी बच्चा समझ पाए। तो इसका क्रम होता है विषय वस्तु को सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात के क्रम में प्रस्तुत करना। ठीक है, इसका उद्देश्य भाषा अधिगम को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है। मुख्य विचार की बात करें, यदि विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो विद्यार्थी उसे आसानी से समझ पाते हैं। तो ये याद रखिए, क्रमबद्ध ग्रेडेशन। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अपना सिद्धांत में। भाषा शिक्षण में क्रमिक प्रगति, ग्रेजुअल प्रोग्रेस का विशेष महत्व है। तो ये क्रम कैसा होना चाहिए? आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने का जो क्रम है उसको भी ध्यान रखिए, किस क्रम में आपको पढ़ाना है। भाषा शिक्षण में क्रमिक प्रगति का विशेष महत्व है। जैसे पहले लेटर, अक्षर पढ़ाइए। अक्षर पढ़ाने के बाद अक्षर ज्ञान, जैसे ABCD हम लोग पढ़ा लेते हैं, फिर 2-2, 3-3 शब्दों को जोड़ के वर्ड बना के पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले ABC पढ़ा है, फिर A फॉर एप्पल पढ़ा है, B फॉर बॉल पढ़ा है, फिर C फॉर जैसे कैट पढ़ा है। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे शब्द पढ़ाने स्टार्ट किए, मतलब वर्ड। फिर उसके बाद वाक्य बनाना सीखा है। ठीक है, दिस इज़ माई कैट। तो ऐसे करके वाक्यांश, फ्रेज ये बनाना सीखा है। फिर सेंटेंस बनाना सीखा है। वाक्यांश मतलब वाक्य का छोटा रूप, फिर वाक्य मतलब पूरा सेंटेंस, फिर पैराग्राफ लिखना सीखा है, फिर लास्ट में निबंध लिखना सीखा है। तो ऐसा क्रमबद्ध आपको पढ़ाना है। क्रम का विशेष ध्यान रखना है, किस क्लास में, किस लेवल में आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। ग्रेडेशन का आधार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सिद्धांत के
अंतर्गत जो लैंग्वेज का टीचिंग है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक। यह सिद्धांत भाषा शिक्षण की सफलता का आधार माना जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 30 मिनट की क्लासेस मेरे को आज लेना था, तो लगभग हम लोग ने 7 सिद्धांत देख लिए, इतना पर्याप्त है आज के लिए। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा छोटा इस सेशन को रखेंगे, आगे जितने भी और सिद्धांत बचे उसको आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडेशन तक के 7 सिद्धांत मैंने आज इस सेशन में लिया है। तो ये सातों सिद्धांत आपको एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए आपके। कल जब आप क्लास में आएंगे तो ये सातों सिद्धांत आपके कंठस्थ होने चाहिए, नोट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग कल 8वें सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे। पहले ग्रेडेशन के जो कुछ प्रकार हैं उसको भी कल हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन यही समाप्त करेंगे, इसके बाद बैक टू बैक आपके सेशन चलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग आज देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे जितने ही हमारी टीम मोटिवेट होगी। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब में क्लासेस देखते होंगे, इतना डिटेल नोट्स के साथ एग्जाम ओरिएंटेड निःशुल्क क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो पूरी तरह निःशुल्क क्लासेस हैं। बस आपको अगर इनके क्वेश्चन पैक्ट, जैसे अभी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बताए, इसके बहुत सारी इन्हीं 7 सिद्धांतों से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चनों का अगर आपको प्रैक्टिस करना है पूरे सिलेबस का सहायक शिक्षक के, तो आपको क्या करना होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 83 86 44 61। इसमें भी ध्यान रखेंगे हम लोग फीस नहीं लेते, हम लोग केवल जो टाइपिंग का शुल्क आ रहा है, ठीक है, जो टेस्ट टाइपिंग करने के लिए हम लोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, उसको मैनेज करने के लिए उस टाइपिंग का शुल्क के आधार पर न्यूनतम शुल्क आपको टेस्ट के लिए लेते हैं, प्रैक्टिस बैच के लिए, ठीक है। तो आप एक बार वन टाइम आपको देना रहता है, एग्जाम तक आपका बैच चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये नंबर में व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और पूरा नोट्स बना के रखिएगा। कल पूरे नोट्स के साथ मैं आपसे मिलूंगा। नीचे कमेंट कर बताइए कितने लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है, या नोट्स बना लिए या नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा नेगलेक्ट करना है, आपको समझने पे फोकस करना है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरे 10 में से 10 आपके बनेंगे। ग्रामर के लगभग 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अच्छे से इसको कर लिए, क्योंकि ये नंबर वेटेज है। 5 क्वेश्चन भी अगर आपके आते हैं पेडागोजी से 10 में से, तो 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 5 नंबर आपके कन्फर्म है। बाकी आपके ग्रामर पे, आपके कमांड पे, कितना आप इंग्लिश पे कमांड है आपको, उस पर 5 नंबर जो आधारित रहता है सीन अनसीन बेसिस पे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा, नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नंबर नोट कर लिए होंगे तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल भी जारी करना है, प्रैक्टिस का बंद है अभी, जारी कर देंगे। तो नए बैच में जिन लोग भी अपग्रेड नहीं कराए, पुराने बैच वाले नए बैच में अपडेट करा लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।